तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरेंडम के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम में अगर कोई चेंज करना है सब्सिक्वेंटली जाके, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कैसे करें, मतलब उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज कैसे करें, व्हाट इज द प्रोसीजर। आर्टिकल्स में अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज कैसे करें, व्हाट इज द प्रोसीजर। सबसे पहले ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम अगर करना है तो इट हैज़ टू बी विद द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, मेंबर्स का मीटिंग बुला के, जनरल मीटिंग बुला के, मेंबर्स का मीटिंग बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। अभी अगर जैसे नाम चेंज करना, मेमोरेंडम में हमने पढ़ा था कि नाम लिखा हुआ रहता है, नेम ऑफ द कंपनी, तो अभी अगर नेम ऑफ द कंपनी ही चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी शैल बी इफेक्टेड विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, फॉर्म फाइल करके सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, तभी आप अपना मेमोरेंडम में नाम चेंज कर सकते हैं। नो सच अप्रूवल शैल बी नेसेसरी वेयर द चेंज इज ओनली प्राइवेट से पब्लिक। अगर सपोज कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट में पब्लिक में चेंज हो रहा है, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट में चेंज हो रहा है, तो दोनों का नाम में तो वर्ड प्राइवेट इज देयर ना, तो प्राइवेट अकॉर्डिंगली चेंज होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक बन जाए तो प्राइवेट वर्ड हट जाएगा, पब्लिक से प्राइवेट बन जाए तो प्राइवेट वर्ड इंक्लूड होगा। इसको चेंज इन नेम नहीं मानेंगे, दिस विल ओनली बी अ कन्वर्जन। ओके, तो नो सच अप्रूवल शैल बी रिक्वायर्ड। इसके लिए मतलब प्राइवेट से पब्लिक हो रहा है, उसके इसमें जो नाम में प्राइवेट वर्ड हट रहा है, दैट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ चेंज इन नेम। उसके लिए अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, just you take the approval for conversion, that is enough. Entry in the register of companies. अगर किसी कंपनी का नाम चेंज होता है तो रजिस्ट्रार को अप्लाई करके उसको इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि आप नेम चेंज के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले रहे हो ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके रजिस्टर्ड आरओसी को बताना होगा कि वी हैव चेंज्ड आवर नेम एंड वी हैव ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चीज़ बताना होगा आरओसी को। आरओसी शैल रजिस्टर इट इन हिज रिकॉर्ड्स और वो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। ठीक है। चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कौन सा स्टेट में है, दैट वाज मेंशन इन द मेमोरेंडम। तो स्टेट एक ही स्टेट में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ऐसा दो स्टेट्स है जहाँ पे दो दो आरओसी है। बाकी सब स्टेट्स के लिए एक आरओसी है, बट महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु भी वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, नंबर ऑफ कंपनीज ज़्यादा है, इसलिए दो दो आरओसी वहाँ पे दिया गया है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में क्या हो सकता है कि विद इन द सेम स्टेट एक आरओसी के जुरिस्डिक्शन से दूसरे आरओसी के जुरिस्डिक्शन में शिफ्टिंग हो सकता है, तो उसके लिए अप्रूवल लेना होगा। और बाकी केसेस में क्या हो सकता है कि जैसे असम से महाराष्ट्र गया, वो तो वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो जाएगा, उसमें भी अप्रूवल चाहिए। तो चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम रिलेटिंग टू चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। नेम चेंज के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए था। और रजिस्टर्ड ऑफिस का कोई चेंज हो रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज का हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या प्रोसीजर है। रजिस्टर्ड ऑफिस का कोई अगर चेंज हो रहा है तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन, डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज होगा, उसके लिए आपने मतलब कंपनी ने अप्लाई किया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को डिस्पोज कितने दिन में करेगा। डिस्पोज मतलब सेटल करना, मतलब आप कर सकते हो अपना चेंज, या फिर आपको मना करे कि आप चेंज नहीं करोगे, ये डिसीजन देना, इस डिसीजन को बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ। तो ये डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन कितने दिन में होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। 60 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करके दे देगा कि आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हो या चेंज नहीं कर सकते। बिफोर पासिंग द ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेटिस्फाई दैट, ये सब डिटेल्स में होगा, बट स्टिल दिस इज द वर्डिंग्स ऑफ द सेक्शन, और हम लोग डिटेल्स में जो पढ़ेंगे वो है रूल्स। ठीक है। तो सेक्शन में क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू सेटिस्फाई कि ऑल्टरेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, ये जो आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो आसाम से लेके से महाराष्ट्र में, उस
उसमें कंसेंट है ऑफ द क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर पर्सन कंसर्न। क्रेडिटर्स अगर सपोज ये कंपनी आसाम में रजिस्टर्ड है तो इट इज मोस्टली प्रोबेबल कि इन एंड अराउंड आसाम के जो लोग हैं वो लोग ही उसका क्रेडिटर्स होगा, या फिर अगर बाहर का है भी तो उनका कंसेंट है, कंसेंट होना जरूरी है, मतलब दे हैव टू, क्रेडिटर्स हैव टू गिव देयर अप्रूवल कि आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस आसाम से महाराष्ट्र लेके जा सकते हो। सिमिलरली डिवेंचर होल्डर्स का भी अप्रूवल चाहिए होगा। और सफिशिएंट प्रोविजन हैज बीन मेड, प्रोविजन मतलब सेपरेट फंड्स हैव बीन पार्क, आप फंड्स अलग से पार्क करके रखे हो कि आप क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर सकते हो। ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ऑल इट्स डेट्स, ड्यू डिस्चार्ज मतलब पे ऑफ कर देना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए सेपरेटली यू हैव पार्क्ड ऑफ सर्टेन फंड्स, उसको बोलते हैं प्रोविजन बनाना। और एडिक्वेट सिक्योरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड, सिक्योरिटी मतलब गिरवी रखना, अगर कंपनी पे ऑफ नहीं करते तो उस क्रेडिटर के पास ये एसेट गिरवी रखा हुआ है कि वो उस मशीनरी को जो गिरवी रखा हुआ है उसको बेच के भी अपना ड्यूज पे ऑफ कर सकता है। तो ये सब प्रोविजंस होगा अगर ऑल्टरेशन में कंसेंट होगा, और कंसेंट अगर नहीं है तो फिर फंड्स अलग से पार्ट किया होगा, अगर फंड्स अलग से पार्ट नहीं किया तो सिक्योरिटी होना होगा। एनी ऑफ दिस हैज टू बी देयर, अगर है तभी सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव द अप्रूवल। Filing with the registrar, a company shall in relation to alteration of memorandum file with the registrar special resolution, special resolution तो पास किया था ना कंपनी ने एट द टाइम ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉपी आरओसी को देना होगा, फिर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है वो अप्रूवल भी आरओसी को बताना होगा। मतलब जो भी अप्रूवल्स आप आरओसी, मतलब जो भी अप्रूवल्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हो वो अप्रूवल लेके फिर आरओसी को सबमिट करना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बार बार मिलते रहेगा, जो भी आप दूसरे ऑपरेटिव से ले लो वो आपको आरओसी को बताना होगा कि देखिए हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया था और इस ऑथोरिटी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोग का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है, सो दिस यू हैव टू इन्फॉर्म टू द आरओसी। फिर फाइलिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट्स, रजिस्टर्ड ऑफिस अगर चेंज कर रहे हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, आसाम के आरओसी को भी दोगे कि कंपनी यहाँ से जा रही है, महाराष्ट्र के आरओसी को भी दोगे कि कंपनी यहाँ पे आने का अप्रूवल मिल गया है, तो रजिस्ट्रार ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स को ये इंटीमेशन देना होगा। Issue of fresh certificate of incorporation. Registrar of the state where the registered office has been shifted to shall issue fresh certificate of incorporation. ROC महाराष्ट्र जहाँ पे कंपनी शिफ्ट हुई है, that ROC will give the fresh certificate of incorporation कि अभी आप इस ROC के अंदर आ गए हो। ठीक है, the registrar of the state where the registered office is being shifted to, जहाँ पे शिफ्ट हुई है वो आरओसी देगा सर्टिफिकेट, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन केस ऑफ अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है। चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर नाम चेंज होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। अभी अगर ऑब्जेक्ट्स चेंज होता है, ऑब्जेक्ट्स चेंज होते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी विच हैज रेज्ड मनी फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से पैसा उठाया है थ्रू प्रोस्पेक्टस, मतलब पब्लिक कंपनी होगा, पब्लिक कंपनी के केसेस में जो कंपनी पब्लिक से पैसा उठाया है, इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल हैज एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ द मनी सो रेज्ड, 100 करोड़ उठाया था पब्लिक से, उसमें से 20 करोड़ यूटिलाइज कर लिया, 80 करोड़ अभी भी कंपनी के पास है। अभी क्वेश्चन इज कैन द कंपनी चेंजेस ऑब्जेक्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स आइटम में डील करूंगा, ये बोल के पब्लिक से पैसा उठाया 100 करोड़, 20 करोड़ स्पोर्ट्स आइटम में ही खर्चा किया, 80 करोड़ अभी भी इसके पास है, तो कैन द कंपनी चेंजेस ऑब्जेक्ट्स, अभी कंपनी क्या बोल सकती है कि आई डील इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कर सकती है, अनलेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट इज पास्ड। स्पेशल रेजोल्यूशन कब होगा, हमेशा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन ये मेंबर्स का मीटिंग में होता है, बोर्ड मीटिंग में कभी ऑर्डिनरी स्पेशल नहीं होते, बोर्ड मीटिंग इज बेसिकली बोर्ड रेजोल्यूशन। और
मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी 3 times the votes in favor as against the votes against. तो मेजॉरिटी मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, एक्सट्रीम वाला मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अगर बोले थ्रू पोस्टल बैलेट. पोस्टल बैलेट मतलब आपको जाके मीटिंग अटेंड नहीं करने देंगे, वो लोग घर पे, कंपनी घर पे चिट्ठी भेज देगा, कुरियर या फिर ईमेल भेज देगा कि इस लिंक पे जाके आप अपना अप्रूवल या डिसअप्रूवल यस या नो पे जाके क्लिक कर सकते हो. तो दैट इज कॉल्ड पोस्टल बैलेट. बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड कि जो बैलेट है, बैलेट मतलब जैसे अपना ओपिनियन देने का एक मीडियम, वो बैलेट इज पोस्टल बैलेट. तो स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट, उसमें अगर रेजोल्यूशन पास कर देता है तब जाके ऑब्जेक्ट्स चेंज कर सकता है, इवन इफ इट हैज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक. ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही होगा एंड थ्रू पोस्टल बैलेट पास करना होगा. एंड क्या लिखा है, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन देना होगा, 1 in इंग्लिश 1 in वर्नाकुलर लैंग्वेज. जब भी न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन का बात आता है, इट विल बी रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे है वो जिस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट का जो प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज वाला वर्नाकुलर न्यूज़पेपर. तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर हो या फिर वर्नाकुलर न्यूज़पेपर होगा एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर जो सर्कुलेशन में है इन दैट डिस्ट्रिक्ट, मतलब वाइड सर्कुलेशन में, प्रोमिनेंट सर्कुलेशन में इन दैट डिस्ट्रिक्ट, उसमें एडवर्टीजमेंट देना होगा. एंड शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, वेबसाइट में दिया जाएगा. मतलब न्यूज़पेपर पब्लिकेशन इसलिए कि जनरल पब्लिक में से किसी को भी प्रॉब्लम है, किसी को भी ऑब्जेक्शन है, तो वो लोग अपना ऑब्जेक्शन रेज करता है. स्पेशल रेजोल्यूशन टू पोस्टल बैलेट, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, and dissenting shareholders shall be given an opportunity to exit by the promoters and shareholders. Dissenting shareholders कौन होते हैं? Dissenting मतलब जो एग्री नहीं हुए. Dissenting कौन हो गया? जिन लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन में अगेंस्ट में वोट किया था, वो लोग ही हो गया डिसेंटिंग, वोट्स अगेंस्ट. तो डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स को एक एग्जिट रूट का बताना होगा. एग्जिट रूट मतलब वो लोग अगर इसमें अप्रूव नहीं कर, अपना अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, तो उसमें उन लोगों को ऑफर देंगे कि आप अपना पैसा वापस लेके चला जाओ. तो एग्जिट ऑफर का रेगुलेशंस विल बी स्टिपुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, सेबी. सेबी जो रेगुलेशंस देगा एग्जिट ऑफर के लिए, अकॉर्डिंग टू दोज रेगुलेशंस डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स को एक एग्जिट ऑफर दिया जाएगा. तो जो लोग इस ऑब्जेक्ट चेंज में एग्री नहीं कर रहे तो दे विल बी रिफंडेड देयर मनी, उनको अपना पैसा वापस मिल जाएगा. Registrar to certify the registration on alteration of objects. Again, registrar certify करके देगा within period of 30 days. 30 days के अंदर ROC को पता हो गया कि ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है, तो ROC 30 days के अंदर उसको सर्टिफाई करके देगा. Alteration to be registered. No alteration made under this section. मतलब पूरा का पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप कोई भी चेंज करते हो, unless and until ROC उसको रजिस्टर करके देता है, तब तक आपका alteration will not be considered valid. No alteration shall have any effect unless it has been registered. कोई भी alteration effective नहीं माना जाएगा जब तक ROC उसको रजिस्टर करके नहीं देते. Only member have a right to participate in the divisible profits of the company. इसमें देखो, a company limited by guarantee not having a share capital, मतलब a company limited by guarantee, जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड बाय गारंटी है. तो लिमिटेड बाय गारंटी ऐसा कंपनी में एनी ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम, लिमिटेड बाय गारंटी वाला कंपनी का अगर आप ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम करना चाहते हो, कैसा ऑल्टरेशन करना चाहते हो? इंटेंडिंग टू गिव एनी पर्सन a right to participate in the divisible profits of the company otherwise than as a member. मतलब आप कोई ऐसा ऑल्टरेशन करना चाहते हो इन द मेमोरेंडम जिससे आउटसाइडर को, यहाँ पे देखो अदरवाइज देन एज अ मेंबर, अदरवाइज देन एज अ मेंबर मतलब आउटसाइडर, आप किसी आउटसाइडर को, यू आर गिविंग एन आउटसाइडर अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. डिविजिबल प्रॉफिट्स मतलब क्या हो गया? जो मेंबर्स के लिए प्रॉफिट्स बचा, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को दे दिया, उसके बाद अल्टीमेटली जो मेंबर्स के लिए प्रॉफिट्स बचा, दैट इज ओनली फॉर द मेंबर्स. आप
अदरवाइज देन एज अ मेंबर, मतलब कोई आउटसाइडर को अगर आप राइट दे रहे हो कि मेंबर नहीं होकर भी उसको प्रॉफिट्स मिलेगा, तो ऐसा मेंबर ऑल्टरेशन शैल बी वॉइड। आप ऐसा कोई भी ऑल्टरेशन नहीं कर सकते जिससे आउटसाइडर को कंपनी के प्रॉफिट्स का शेयर मिल सकता है। तो अगर आप ऐसा कोई ऑल्टरेशन करते हो तो दैट ऑल्टरेशन शैल बी वॉइड। ठीक है, तो any alteration of the memorandum in the case of a company limited by guarantee intending to give any person a right to participate in the divisible profits of the company otherwise than as a member shall be void। कोई बाहर के पर्सन को कंपनी का प्रॉफिट्स का शेयर दे देना चाहते हो, ऐसा ऑल्टरेशन विल बी वॉइड। सिर्फ प्रॉफिट से मेंबर्स के लिए ही है, आउटसाइडर के लिए नहीं है। तो वैसा टाइप ऑफ ऑल्टरेशन अगर आप करना चाहते हो दैट विल बी वॉइड। फिर restriction in alteration of memorandum. Change of name shall not be allowed to a company which has not filed its annual returns or financial statements. Change of name, कंपनी का नाम चेंज करने का अलाउड नहीं होगा। कब ऐसा मान लेते कि कंपनी अपना नाम चेंज नहीं कर सकता? When company has not filed its financial statement annual return, ये एक क्राइटेरिया हो गया। Or which has defaulted in the repayment of matured deposits, debentures or interest thereof। पब्लिक से डिपॉजिट्स लिया था, मैच्योर हो गया, इस डेट को रिपे करना है, वो डिफॉल्ट करता है, मतलब रिपे नहीं कर पाता है। तो रिपे करने का ड्यू डेट आ गया था, वो रिपे नहीं करता है। डिबेंचर मैच्योर हो गया है, रिपे नहीं करता है। इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट नहीं देता है। तो ऑल दीज डिफॉल्ट्स इफ दीज आर मेड, तो क्या होगा, कंपनी अपना नाम चेंज नहीं कर पाएगा। क्योंकि कंपनी नाम चेंज करने से लोगों में वो रहेगा ना कि अरे ये तो दूसरा कंपनी है। तो ताकि किसी पर्सन को कंफ्यूजन ना हो और कंपनी नाम चेंज करके वापस से ये सब डिफॉल्ट्स ना करे, तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन डाला गया है कि अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है और डिफॉल्ट हुआ है, तो रेस्ट्रिक्शन विल बी देयर इन चेंज ऑफ नेम, नाम चेंज नहीं कर सकते। फिर आता है ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, इसमें भी देखो मेमोरेंडम में जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स। ठीक है, अभी एक चीज याद करो, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन क्या था? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच बाइज आर्टिकल्स, उसमें 3 कंडीशन दिया होता। रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, उसके बाद क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू 200, और एक क्या था कि कंपनी पब्लिक से इन्विटेशन नहीं देगा टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस है ना, ये सारे कहाँ पे मेंशन थे? बाइज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में ये सारे रेस्ट्रिक्शंस मेंशन है, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन है। अभी अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दे, उस डेट से इट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सा था? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी अगर अपना आर्टिकल्स में से ये तीनों रेस्ट्रिक्शन हटा दे, इट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। जिस डेट से हटा देगा रेस्ट्रिक्शन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, उस डेट से इट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। ये था प्राइवेट से अगर पब्लिक बन रहा है, प्राइवेट से पब्लिक बनना है तो रेस्ट्रिक्शन हटा दो, पब्लिक बन जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी से जो ओपन था, ओपन से अगर रेस्ट्रिक्टेड में आता है तो शैल नॉट टेक इफेक्ट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये कोर्ट जैसा होता है जिसमें कंपनी लॉ रिलेटेड मैटर्स डिसाइड होते हैं, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेना होगा, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा, तब से पब्लिक विल बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अगर ट्रिब्यूनल से ऑर्डर मिल गया तो उसको आरओसी के पास सबमिट करोगे, आरओसी फिर उसको रिकॉर्ड रजिस्टर करेगा, एंड एनी सच ऑल्टरेशन शैल बी वैलिड एज इफ इट वर ओरिजिनली इन द आर्टिकल्स। सो ओरिजिनली
चल रहा है उसको ओरिजिनली इट विल बी डीम्ड दैट इट वाज ओरिजिनली इन द आर्टिकल्स. Article alteration should be noted. Every alteration made in the memorandum or articles shall be noted in every copy of the memorandum or articles. अब ऐसा नहीं कि जस्ट एक कॉपी में चेंज करके रख दोगे, जो भी आपका कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स है सब में चेंज करना होगा. एंड एवरी ऑल्टरेशन शुड बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू मेंबर्स. अगर कोई मेंबर बोले कि मेरे को मेमोरेंडम देखना है या आर्टिकल्स देखना है या कोई एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन देखना है, तो मेंबर को 7 दिन के अंदर कोई फी ले सकता है, लेकिन 7 दिन के अंदर उसको मतलब देना होगा. कंपनी हैज टू गिव विद इन 7 डेज ऑफ द रिक्वेस्ट बीइंग मेड. मेमोरेंडम अगर देखना चाहता है, आर्टिकल्स देखना चाहता है, एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन. अब एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में तो दे ही दिया उसको. अगर इंक्लूडेड नहीं है तो एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन सेपरेटली देना है. ठीक है. इफ द एग्रीमेंट एम्बॉडीड मतलब इंक्लूडेड. एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन तभी देना है अगर इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. ठीक है. तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अगर इंक्लूडेड है तब तो देना ही नहीं है. सेपरेटली मेमोरेंडम मांग रहे तो मेमोरेंडम दे दो, आर्टिकल्स मांग रहे तो आर्टिकल्स दे दो, या फिर एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन मांग रहे तो दे दो. कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर. वो रिक्वेस्ट किया आज, तो आज से 7 दिन के अंदर यू हैव टू, कंपनी हैज टू गिव द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स. रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी. इफ थ्रू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज, हम लोग बोलते हैं ना इनएडवर्टेंटली मतलब गलती से, तो गलती से कोई नाम अगर गलत हो जाए तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है. इफ अ कंपनी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय न्यू नेम, मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम में ही अगर नाम कुछ ऐसा आ गया या फिर सब्सिक्वेंटली उसने नाम चेंज किया है, चेंज करने के बाद अगर ऐसा नाम मिल गया, मतलब ऐसा नाम उस कंपनी ने रख दिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे is identical with or too nearly resembles the name of an existing company. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्लो मोटो लग रहा है कि स्लो मोटो मतलब खुद से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से उसको लग रहा है कि जो नाम इस कंपनी ने रखा है, इस कंपनी का नाम resembles और is identical with the name of an existing company. तो क्या होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट direct the company to change its name within a period of 3 months from the direction. जिस दिन से डायरेक्शन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उस दिन से 3 मंथ्स के अंदर कंपनी को, इस कंपनी को जिसने अपना नाम आइडेंटिकल नाम रखा है, दैट कंपनी हैज टू चेंज इट्स नेम. अगर ये क्या केस है? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से बोल रहे हैं कि तुम्हारा नाम आइडेंटिकल है तो तुम नाम चेंज करो. अभी यहाँ पे ऑन एप्लीकेशन बाय, ये किसी ने अप्लाई किया है. किसने अप्लाई किया है? रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क मतलब जैसे एप्पल कंपनी का आधा खाया हुआ एप्पल, दैट इज अ ट्रेडमार्क. या फिर कोका कोला जैसे कर्सिव में लिखा हुआ है इन रेड, दैट इज अ ट्रेडमार्क. अब वैसा ट्रेडमार्क का ओनर अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन किया है. कितना दिन में कंप्लेन कर सकते हैं? विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन और चेंज ऑफ नेम, मतलब जिस दिन से मतलब ये है जो ओरिजिनल कोका कोला या एप्पल का ओनर है, और ये है जो कॉपी किया है. तो ये कॉपी किया है, अगर ये इनकॉर्पोरेशन में ये नाम रखा था तो 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या फिर चेंज किया है तो जिस दिन से चेंज किया उससे 3 years. तो बेसिकली 3 years का टाइम है ओरिजिनल प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क के पास कंप्लेन करने के लिए. तो if in the opinion of the central government it is identical or too nearly resembles an existing trademark, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, पहले वो क्या हुआ, ये 3 साल के अंदर कंप्लेन किया, ओनर ने 3 साल के अंदर कंप्लेन किया, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि हाँ ये इट इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months चेंज इट्स नेम. ये दोनों केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा. जिस कंपनी ने कॉपी किया है उस कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपना नाम चेंज करना होगा. जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद डायरेक्शन दिया था तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months था. यहाँ पे किसी का कंप्लेंट है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months है. 6 months के अंदर
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके जिसने कॉपी किया है वो कॉपी वाला कंपनी हैज टू चेंज इट्स नेम। अभी नाम चेंज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे, तो गिव नोटिस ऑफ द चेंज टू द आरओसी, आरओसी शैल इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये चीज़ हमेशा रहेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, तो दैट इज ए डिफरेंट अथॉरिटी। आरओसी को भी इंटीमेट करना होगा, दैट इज ए डिफरेंट अथॉरिटी, क्योंकि फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो आरओसी ही देगा, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हुआ अप्रूवल आरओसी को देना होगा। आरओसी विल इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब आता है सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग सब्सिडरी कब बनता है? जब होल्डिंग कंपनी मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स होल्ड करता है इन द सब्सिडरी, तो 50% या उससे मोर, तो होल्डिंग कंपनी इज होल्डिंग इन द सब्सिडरी। अब सब्सिडरी में अगर उल्टा होल्डिंग में होल्ड करने लग जाए तो ये तो सर्कुलर एक चेन बन गया ना, कौन किसमें क्या होल्ड करे दैट विल बी डिफिकल्ट टू असर्टेन। तो इसलिए गोल गोल घूमते ना रहे, इसके लिए बोला गया है कि होल्डिंग विल तो होल्ड इन द सब्सिडरी, बट सब्सिडरी कैन नॉट होल्ड बैक इन इट्स होल्डिंग कंपनी। तो नो होल्डिंग, एक तो नो कंपनी शैल ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू इट्स नॉमिनीज, खुद भी होल्ड नहीं कर सकता या अपने नॉमिनी के थ्रू भी होल्ड नहीं कर सकता। नो कंपनी शैल होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, नो कंपनी शैल होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, एंड नो होल्डिंग कंपनी शैल अलॉट और ट्रांसफर एनी ऑफ इट्स शेयर्स टू द सब्सिडरी कंपनीज। और अगर करता भी है तो सच अलॉटमेंट शैल बी बॉन्ड। शेयर्स सब्सिडरी होल्ड करेगा भी नहीं और होल्डिंग कंपनीज को अलॉट भी नहीं करेगा, ठीक है। दिस शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ केस, मतलब अभी एक्सेप्शंस जहाँ पे सब्सिडरी होल्डिंग में होल्ड कर सकता है। Where the subsidiary holds such shares as a legal representative of a deceased member. होल्डिंग कंपनी जो था, होल्डिंग कंपनी का एक शेयर होल्डर था ए। अब ए अपना विल या जो भी है उसमें लिख के गया था कि माय लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी सब्सिडरी कंपनी। तो ए का डेथ हो जाता है तो सब्सिडरी कंपनी विल होल्ड द शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल्डिंग कंपनी। जब अगर सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स सच शेयर्स एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर इस केस में होल्ड कर सकता है सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी का शेयर्स। और वेयर सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स सच शेयर्स एज अ ट्रस्टी, तो दो केस हो गया, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर और हो गया एज अ ट्रस्टी। और where the subsidiary company is a shareholder even before it became subsidiary of the holding company, मतलब subsidiary holding relationship establish होने से पहले ही subsidiary was holding the shares in the holding company, मतलब ये majority shareholder ये होने से पहले या board of directors का composition का control होने से पहले ही subsidiary was holding the shares, तो then it is allowed। Subsidiary shall have right to vote at a meeting of the holding company only in respect of the shares held by it as a legal representative of the trustee। Legal representative के फॉर्म में होल्ड किया या फिर ट्रस्टी के फॉर्म में होल्ड किया, only then वो होल्डिंग कंपनी का EGM में या जनरल मीटिंग में जाके वोट कर सकते हैं। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कब माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स आपने कंपनी को दे दिया है या फिर अपने कंपनी के किसी ऑफिसर को दे दिया है। When will it be assumed? Document may be served upon a company or an officer by sending it to the company or officer किस एड्रेस पे? at the registered office। registered office of the मतलब registered office के एड्रेस पे आप उसको भेज दो तो it will be assumed कि सर्विस हो गया है। अब जो आप चिट्ठी भेजोगे that may be by registered post, speed post, courier or leaving it at its registered office। leaving it मतलब by hand delivery, जाके आपने by person आपने दे दिया है। और by means of such electronic or other mode। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ईमेल हो गया, फैक्स हो गया। ईमेल से आप अगर दो तो उसको भी माना जाएगा कि सर्विस ऑफ द डॉक्यूमेंट हो गया। सर्विस मतलब सर्व करना, डॉक्यूमेंट सर्विस। तो बाई स्पीड पोस्ट, कुरियर, इसमें से आप ले सकते हो। अ
डॉक्यूमेंट ये तो था कंपनी को देने का. अभी अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन द रजिस्ट्रार और एनी मेंबर. कंपनी अगर रजिस्ट्रार को आरओसी को देना चाहे या कंपनी अगर मेंबर को देना चाहे तो कैसे देगा? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मे बी सर्व. अभी अगर चिट्ठी भेजना है तो वो भी कर सकते हो, बट अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से करना है तो उसका क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीन्स अ कम्युनिकेशन डिलीवर्ड बाय फैक्सिमिली, मतलब फैक्स और ईमेल व्हेन सेंट एट इट्स एड्रेस ऑफ ईमेल आईडी ऑफ द आरओसी और द मेंबर. मेंबर और आरओसी का लेटेस्ट जो ईमेल आईडी होगा उस ईमेल आईडी पे दिया तो उसको माना जाएगा कि सर्विस हैज बीन मेड. Posting of an electronic message board or network that the registrar or member has designated for the purpose of such communication. कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड या नेटवर्क अगर आरओसी ने या मेंबर ने दे के रखा है तो उसमें भी आप दे सकते हो. और अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कोई अगर आरओसी ने और मेंबर ने कोई अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोल के रखा हुआ है तो उसमें भी दे सकते हो. दैट क्रिएट्स अ रिकॉर्ड दैट इज केपेबल ऑफ रिटेंशन, रिट्रीवल, रिव्यू. बेसिकली ईमेल का आप अगर सोचो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब ईमेल ही हो गया. ईमेल में आप उसको रिटेन भी कर सकते हो. लास्ट 5 years तक का मेल आपको मिल जाएगा. रिट्रीव एंड रिव्यू मतलब आप पुराना 10 साल पुराना कोई मेल खोल के आप देख भी सकते हो, तो रिट्रीव भी कर सकते हो, रिव्यू भी कर सकते हो. एंड विच देयर आफ्टर बी रेंडर्ड इनटू क्लियरली लेजिबल टेंजिबल फॉर्म, मतलब उसको पुराना वाला खोल के आप उसको देख सकते हो विच इज लेजिबल एंड टेंजिबल. In case of delivery by post, such service shall be deemed to have been effected. अगर आप पोस्ट से डिलीवर कर रहे हो तो कब माना जाएगा कि सर्विस हैज बीन मेड? कब माना जाएगा सर्विस हैज बीन मेड? तो इन केस ऑफ अ नोटिस ऑफ अ मीटिंग, अगर कोई जनरल मीटिंग है या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है तो उस मीटिंग का नोटिस अगर आप भेज रहे हो तो तब कब माना जाएगा? एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 hours आफ्टर द लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड. आपने आज 12 बजे पोस्ट किया तो आज से 48 hours तक वेट करो. 48 hours के बाद ये माना जाएगा कि सर्विस हैज बीन मेड टू द मेंबर. 48 hours का टाइम है. एट द एक्सपायरेशन मतलब 48 hours खत्म हो गया, उसके बाद इट विल बी अज्यूम दैट सर्विस हैज बीन मेड. ये किसके लिए है? इन केस ऑफ अ नोटिस ऑफ अ मीटिंग. इन एनी अदर केस एट द टाइम नॉर्मली जब डिलीवर होगा तब डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द पोस्ट, जब डिलीवर होगा बाकी सारे लेटर्स जब डिलीवर होंगे तब उसको माना जाएगा कि डिलीवर. सिर्फ इन द केस ऑफ अ मीटिंग का नोटिस का मीटिंग के लिए माना जाएगा कि 48 hours के बाद इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड. ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. ऑथेंटिकेशन मतलब कौन साइन करेगा? डॉक्यूमेंट्स हो गया, प्रोसीडिंग्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, कौन साइन करेगा? KMP, की मैनेजरियल पर्सनल और एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑन दिस बिहाफ. KMP कौन होता है? KMP का डेफिनेशन आप लोग का बुक में होगा. KMP का definition. KMP in relation to a company has been defined as CEO, Chief Executive Officer or the Managing Director or the Manager. KMP का मतलब क्या होगा? CEO or the Managing Director or Manager. हाँ, Company Secretary, Whole Time Director, Chief Financial Officer, CFO. तो इन लोगों को बोला जाता है की मैनेजरियल पर्सन. और such other officer not more than one level below the directors who is in whole time employment by the board. ये हो गए directors. Directors मतलब whole time director
CFO, CS, CEO, MD, ये तो एकदम टॉप लेवल का लोग हो गया। इनसे एक लेवल बिलो जो काम कर रहे होंगे डेजिग्नेटेड एज KMP बाय द बोर्ड, बोर्ड बोलेगा कि एक लेवल बिलो ये लोग हैं, ये लोग भी KMP है। तो चीफ जनरल मैनेजर लेवल के लोग होंगे या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल के लोग होंगे, दीज आर पीपल आल्सो इंक्लूडेड इन द KMP। तो KMP कौन हो गया? CEO, MD, मैनेजर, CS, होल टाइम डायरेक्टर, CFO एंड वन लेवल बिलो। तो इन लोगों को बोलते हैं KMP। तो ऑथराइज डॉक्यूमेंट ऑथराइज कौन करेगा? KMP और ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द key managerial person or an officer of the company duly authorized by the board in this class. Person authorized by board और KMP। ये लोग कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में, प्रोसीडिंग्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन कर सकते हैं। KMP तो देखो अभी हर डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए तो MD नहीं आएगा ना, तो इसलिए पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑथराइज कर देते हैं कि दीज आर द पर्सन हु कैन साइन ऑन आवर बिहाफ, तो वो लोग जाके साइन कर सकते हैं। सिमिलरली एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कौन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में साइन एक्सेप्ट ये सब काम करेगा? पर्सन एक्टिंग अंडर इट्स अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाई, मतलब ऑथराइज्ड पर्सन, जो पर्सन इज ऑथराइज्ड फॉर दिस पर्पस वो पर्सन साइन करेगा। अ कंपनी में ऑथराइज एनी पर्सन अंडर इट्स कॉमन सील, कोई डॉक्यूमेंट में, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब कंपनी पहले से बोल के देते हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी दिस पर्सन कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो एग्जीक्यूट अदर डीड्स ऑन इट्स बिहाफ इन एनी प्लेस ईदर इन और आउटसाइड इंडिया। वो जाके कंपनी अपने सील पे अगर दे दे कि दिस पर्सन इज ऑथराइज्ड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन आवर बिहाफ, तो दैट इज कॉल्ड अ पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी कॉमन सील भी हो सकता है, और अगर कॉमन सील नहीं है कंपनी के पास तो कौन करेगा? 2 डायरेक्टर्स और डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील फिक्स करके पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर दो, अगर कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स और डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। अभी आते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशंस एंड नोटिस एड्रेस टू द ऑफिस। कोई मेंबर या कोई भी एनी पर्सन अगर किसी को, कंपनी को अगर कोई चिट्ठी भेजना है, कोई लेटर इशू करना है, तो वो किस एड्रेस पे भेजेगा? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करने का पर्पस क्या है? फॉर रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशंस एंड नोटिस एड्रेस टू द ऑफिस, तो ताकि सारा कम्युनिकेशन वो एक्नॉलेज कर पाए, रजिस्टर्ड ऑफिस होना होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी ओपन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। इनकॉर्पोरेशन से 30 days के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना होगा। Company shall furnish to the register verification of its registered office within a period of 30 days from the date of its incorporation. यहाँ पे भी देखो 30 days from the date of incorporation है, यहाँ पे भी 30 days from the date of incorporation है। तो 30 days from incorporation में दो काम करना है, एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना भी है और खोल के उसका वेरिफिकेशन भी करना है ROC के पास। तो वेरिफिकेशन का फॉर्म है INC 22 एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी अटैच्ड टू द वेरिफिकेशन फॉर्म। जो रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या फॉर्म्स होगा? टाइटल डीड, अगर ओनर है रजिस्टर्ड ऑफिस का तो टाइटल डीड होगा उसके पास, अगर रेंट पे लिया हुआ है तो लीज डीड होगा। ऑथराइजेशन फ्रॉम द ओनर टू यूज द प्रेमाइसेस एज इज रजिस्टर्ड ऑफिस, ओनर जो होगा उस ओनर से लिखवा के लेना होगा कि आई ऑथराइज द कंपनी टू ओपन इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट द प्रेमाइसेस। तो ऑथराइजेशन, ऑक्यूपेंसी ऑथराइजेशन वो भी लेना होगा, और टेलीफोन बिल, गैस बिल, यूटिलिटी सर्विसेज का कोई भी एविडेंस देना होगा कि यू आर, मतलब आप
पब्लिकेशन बाय नेम, पब्लिकेशन ऑफ नेम बाय अ कंपनी। कंपनी अपना नाम कहाँ कहाँ लिखेगा? एवरी कंपनी शैल पब्लिश इट्स नेम इन द फॉलोइंग मैटर्स। जहाँ जहाँ पे भी ये बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे एवरी ऑफिस ऑफ द कंपनी और प्लेस इन विच द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस, एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस पे पूरा बोर्ड लगा के रखना होगा कि कंपनी का नाम ये है, रजिस्टर्ड ऑफिस ये रहा। पेंट और अफिक्स इट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कीप द सेम पेंटेड और अफिक्स्ड जहाँ जहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं इन अ कॉन्स्पिक्यूअस पोजीशन एंड लेजिबल लेटर्स। कॉन्स्पिक्यूअस पोजीशन मतलब प्रोमिनेंट पोजीशन है, मतलब जो पोजीशन मतलब बाहर से दिखे ऐसा बड़ा करके वैसे, एंड लेजिबल लेटर्स, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे में लिख के रख दिया, बड़ा करके अच्छे से दिखना चाहिए कि कंपनी का नाम ये है, रजिस्टर्ड ऑफिस ये है। लैंग्वेज कोई भी हो सकता है बट वन लैंग्वेज हैज टू बी लोकल लैंग्वेज। कंपनी शैल एनग्रेव इट्स नेम ऑन द सील, अगर सील है तो सील में नाम रहना होगा। कंपनी शैल गेट इट्स, ये इंपॉर्टेंट है, नेम, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, सेम टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सब कुछ कंपनी के लेटर हेड में होना होगा। कोई भी कंपनी का अगर लेटर हेड है, बिजनेस लेटर्स है, इन्वॉइसेस है, नोटिस है, एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन अगर है तो वो आउटसाइडर के साथ, तो दैट ऑफिशियल कम्युनिकेशन शैल कंटेन ऑल दीज डिटेल्स। फिर कंपनी शैल हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन हुंडीज एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर ओपीसी है तो ब्रैकेट में ओपीसी लिखना होगा, कंपनी का नाम तो लिखोगे ही, ब्रैकेट में ओपीसी बोल के भी लिखोगे, 1% कंपनी। अभी आता है चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी। चेंज, कंपनी अगर लास्ट 2 साल में अपना नाम चेंज किया है तो 2 साल तक उसको फॉर्मली नोन एज दिस बोल के भी लिखना होगा। Where a company has changed its name or names during the last 2 years, it shall paint or affix along with the name, former name or name so changed during the last 2 years. नाम तो लिखना ही होगा, formerly known as this बोल के वो भी लिखना होगा, लास्ट 2 साल में अगर नाम चेंज किया है। अभी आता है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट। अगर शिफ्ट रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है विद इन द सेम स्टेट, विद इन फॉर शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट अगर है, फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ वन आरओसी टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर आरओसी। महाराष्ट्र तमिलनाडु 2 आरओसी होता है, तो एक आरओसी से उठा के आपने दूसरा आरओसी में आप अगर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर है? इसमें भी INC 23 है, फाइल विद द रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर्स को अप्लाई करना होगा एंड रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेने के बाद ही आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो। फॉर्म इज INC 23। एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक रेजोल्यूशन होना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन होना होगा। डिक्लेरेशन गिवन बाय द KMP, की मैनेजरल पर्सन जो डेफिनेशन लिखा था वो KMP, डिक्लेरेशन बाय द KMP और एनी 2 directors authorized by the board that company has not defaulted in the payment of dues to its workmen। वर्कमैन मतलब एम्प्लॉइज का ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं किया है, ये कौन लिख के देगा? KMP और एनी 2 directors, and has either the consent of his creditors or has made necessary provision। ये पहले पढ़ा था ना हमने कि क्रेडिटर्स का अप्रूवल कंसेंट लेना होगा, तो वो था सेक्शन, ये है रूल्स। तो क्रेडिटर्स का कंसेंट लेना होगा या फिर अगर कंसेंट नहीं लेते हो तो प्रोविजन बना के रखना होगा, हैज मेड नेसेसरी प्रोविजन। तो डिक्लेरेशन क्या क्या देगा? डिक्लेरेशन देगा एनी 2 directors या KMP दैट कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ इट्स ड्यूज टू इट्स वर्कमैन। वर्कमैन का ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं किया है, और अगर क्रेडिटर्स का कंसेंट नहीं लिया है, अगर क्रेडिटर्स का कंसेंट नहीं लेता है तो नेसेसरी प्रोविजन बना लिया है। अ डिक्लेरेशन नॉट टू सीक चेंज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट वेयर केस फॉर प्रोसिक्यूशन आर पेंडिंग। अगर सपोज आप महाराष्ट्र का
कि आप उसको jurisdiction of the case आप चेंज करवा के ROC 2 में नहीं लेके जाओगे, मतलब so as to give the benefit कि हाँ मैं केस इधर ही लड़ूंगा, I am not shifting the case. So declaration not to seek change in the jurisdiction of the court. आप जो केस चल रहा है उस केस का jurisdiction को चेंज नहीं करोगे. Acknowledge copy of intimation to the Chief Secretary of the state as to propose shifting and that the employee's interest is not adversely affected. जिस Chief Secretary of the state को भी आप intimate करोगे कि we are shifting the registered office and declaration कि employees का interest is not being adversely affected. Employees का interest affect नहीं होगा इससे. Regional director shall communicate his confirmation to the company. Regional director कितने दिन में देगा? 30 days of the receipt of application. आज अगर अप्लाई किया तो आज से 30 days के अंदर रीजनल डायरेक्टर अपना yes या no बताएगा. रीजनल डायरेक्टर को भी तो अप्लाई किए थे, तो वो अपना डिसीजन देगा within 30 days. Company shall file the confirmation given by the RD with ROC within 60 days. RD दिया डिसीजन 30 days के अंदर, वो डिसीजन लेके ROC के पास जाओगे कि देखो RD ने अपना अप्रूवल दे दिया है, तो ROC के पास फाइल करने के लिए कितना दिन है? 60 डेज. 60 डेज में ROC को फाइल करोगे. ROC shall certify the same within 30 days. ROC कितना दिन में देगा? 30, 60, 30. 30 डेज में RD दिया, 60 डेज में आप ROC को दोगे, 30 डेज में ROC लिख के दिया कि रुपीज मतलब योर रजिस्टर्ड ऑफिस इज नाउ शिफ्टेड. Certificate issued by the registrar of company is the conclusive evidence that all the requirements of the act has been complied with. ROC अगर एक बार सर्टिफिकेट दे दे कि the registered office has been shifted from ROC 1 to ROC 2, registered office shift हो गया, तो it will be conclusive evidence. Conclusive मतलब एकदम मतलब this is the ultimate proof कि all the compliances have been made. बाद में कोई जाके इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल नॉट बी अलाउड इफ एनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंपनी. ये जो इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन बोल रहे हैं, दिस इज अंडर कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट में पूरा एक चैप्टर है जिसमें बोल रहे हैं कि इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा. तो दिस इज नॉट अंडर ईडी सीबीआई केस का इंस्पेक्शन. दिस कंपनीज एक्ट में अगर कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन है जो चल रहा है तो तब कंपनी को शिफ्ट होने नहीं दिया जाएगा. शिफ्टिंग विल नॉट बी अलाउड और एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग अंडर द अगेंस्ट द कंपनी अंडर द एक्ट. ROC ने कोई केस फाइल करके रखा है अगेंस्ट द कंपनी, तो अगर कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है मतलब केस हैज बीन फाइल्ड ऑलरेडी, तो कंपनी को शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस अलाउड नहीं होगा. ये जो था ये प्रोसेस दिस वाज फॉर ROC 1 to ROC 2 महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, मतलब विद इन द सेम स्टेट jurisdiction of one ROC to jurisdiction of another ROC. उसके बाद देखो शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट. अगर वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहता है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडिया, तो स्टेट टू स्टेट में भी तो ROC वैल्यू कर जाएगा. तो वन स्टेट से दूसरा स्टेट में अगर जाना चाहता है तो प्रोसेस क्या है, मैं ये थोड़ा सा फास्ट कर दूंगी. अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आना दिस पार्ट शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कुछ डाउट हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस. यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अप्लाई करना है इन फॉर्म INC 23. पहले भी INC 23 था, यहाँ पे भी INC 23 है अलॉन्ग विद द फी. MOA देना होगा. मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग एट विच रेजोल्यूशन तो स्पेशल रेजोल्यूशन ही होगा. कॉपी ऑफ द मिनट्स मतलब रिकॉर्ड, उस मीटिंग में क्या हुआ उसका रिकॉर्ड जो रहता है उसको बोलते हैं मिनट्स. तो मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग एट विच सच रेजोल्यूशन वाज पास्ड गिविंग डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर बोथ साइड्स. तो उस मीटिंग का पूरा डिटेल्स देना होगा मिनट्स में. बोर्ड रेजोल्यूशन या पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड वकालतनामा. बोर्ड रेजोल्यूशन होगा कि शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस इज बीइंग शिफ्टेड. पावर ऑफ अटॉर्नी होगा. वकालतनामा मतलब कंपनी इज गिविंग अ डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द एनी लॉयर टू एक्ट ऑन इट्स बिहाफ.
लॉयर जाके कोर्ट में कुछ भी बोल सकता है इन आर खिलाफ, उसको बोलते हैं वकालतनामा। तो ये देना होगा। फिर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स डिवेंचर होल्डर्स लास्ट 1 मंथ, मतलब आज अप्लाई किया तो आज से 1 महीने पहले तक उसमें से कोई भी डेट, लेटेस्ट प्रैक्टिकेबल डेट विद इन 1 मंथ, लेटेस्ट प्रैक्टिकेबल डेट मतलब जितना लेटेस्ट हो सके उस लेटेस्ट डेट का लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स डिवेंचर होल्डर्स देना होगा। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स डिवेंचर होल्डर्स देना होगा। उसमें क्या दोगे? नेम एंड एड्रेस ऑफ एवरी क्रेडिटर, नेचर और अमाउंट, क्या नेचर ऑफ द क्रेडिटर, सप्लायर का क्या नेचर है और अमाउंट क्या है। Provided that the list of creditors and debenture holders accompanied by the declaration signed by, अब डिक्लेरेशन देना होगा, कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी, एंड कंपनी सेक्रेटरी तो साइन करेगा ही, एंड नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ whom shall be मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब कौन कौन देगा? मैनेजिंग डायरेक्टर देगा अगर है तो, और एक डायरेक्टर होगा, 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ whom shall be मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब मैनेजर देगा और एक डायरेक्टर देगा और सीएस देगा। क्या डिक्लेरेशन देगा? दे हैव मेड फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, पूरा कंपनी का जितना अफेयर्स है उसका पूरा हमने जांच पड़ताल कर लिया है, हमने असरटेन कर लिया है कि हम लोग के क्रेडिटर्स कौन कौन है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स इज एनक्लोज्ड। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में किसको कितना अमाउंट ड्यू है, दैट अमाउंट हैज बीन असरटेन, एंड कितना अमाउंट जितना असरटेन किया गया है उसके बाहर जाके और दूसरा कोई नो अदर डेट्स और क्लेम्स आर देयर अगेंस्ट द कंपनी, मतलब जितना क्रेडिटर है उतना असरटेन कर लिया गया है, उसके बाहर जाके और कोई क्लेम्स नहीं है। नो एम्प्लॉई शैल बी रिट्रेंच्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। रिट्रेंच्ड मतलब निकाल देना, हम कोई एम्प्लॉय को निकाला नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। एप्लीकेशन शैल बी फाइल टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। चीफ सेक्रेटरी को भी हम लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे। A duly authenticated copy of the list of creditors shall be kept at the registered office। और उस registered office में list of creditors रहोगे, किसी को भी आपके अगर देखना है तो वो business hours में आके देख सकता है। फिर जो एप्लीकेशन दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें सर्विस ऑफ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद आरओसी एंड चीफ सेक्रेटरी, पूरा बंच ऑफ द एप्लीकेशन आरओसी को भी दोगे, चीफ सेक्रेटरी को भी दोगे, और उनसे रिसीविंग करवा के या फिर प्रूफ ऑफ सर्विस वो आप आरडी के एप्लीकेशन में भी दोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आपने अप्लाई किया है उसका प्रूफ ऑफ सर्विस देना होगा कि आई हैव कंपनी हैज सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स टू द आरओसी आल्सो एंड टू द चीफ सेक्रेटरी आल्सो। फिर एडवर्टीजमेंट देना होगा इन फॉर्म नंबर INC 26, इंग्लिश में देना होगा, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में देना होगा, वाइड सर्कुलेशन वाला में देना होगा। फिर कॉपी ऑफ द एडवर्टीजमेंट शैल बी सर्व्ड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली ऑन पब्लिकेशन। ये नॉट मोर देन 30 days बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब क्या? आज अगर अप्लाई करो, आज से 1 मंथ पहले, उस पीरियड के बीच में आप पहले न्यूज़पेपर पब्लिकेशन दोगे, और जब पब्लिकेशन दिया न्यूज़पेपर का उसी टाइम इमीडिएटली आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक कॉपी दे दोगे कि देखो हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है वो हमने दे दिया। उसके बाद सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इंडिविजुअल नोटिस टू ईच डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर। जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाया था वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में से सब क्रेडिटर को इंडिविजुअली नोटिस देना होगा। Served by registered post acknowledgement your notice together with a copy of the application to registrar। आरओसी को तो देना ही है पूरा बंच ऑफ द एप्लीकेशन। सिक्योर्ड सेबी को भी देना है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को देना है। एंड रेगुलेटरी बॉडी इफ द कंपनी इज रेगुलेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट, कोई स्पेशल एक्ट अगर है उसका कोई रेगुलेटरी बॉडी है तो उस रेगुलेटरी बॉडी को भी देना होगा। There shall be attached to the application duly authenticated copy of the advertisement and notices issued, duly
देना होगा और वो भी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जेक्शन रिसीव बाय द एप्लीकेंट, मतलब न्यूज़पेपर पब्लिश कर लिया या फिर क्रेडिटर्स को नोटिस दे दिया, उन लोग से अगर कोई ऑब्जेक्शन मिला है तो वो ऑब्जेक्शन क्या है वो भी एप्लीकेशन में लिखोगे। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन तो पहले दे दिया था तो आपके पास टाइम मिल गया ना कि ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। तो किसी ने अगर ऑब्जेक्शन रेज किया है वो क्या है और उसका आपने क्या रिस्पॉन्स दिया, कंपनी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, तो ये सारा टैबुलेटेड फॉर्मेट में एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। आज ये रुकते ये इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ये और नेक्स्ट पेज तक कंटिन्यू हो रहा है, तो विल कंटिन्यू